Hello my dear friends, in structure of an atom, finally we reached to very most important concepts, and that is the energy order of orbitals. So first question is a very simple and short question, and that is write order of energy write order of energy of orbitals in hydrogen atom. So we have to write the order of energy. So especially for hydrogen atom, energy is determined by principal quantum number n, and we know that n increases as principal quantum number increases, energy increases. This relation already we know very well. So what will be the energy order of orbitals in hydrogen? So energy order will be, therefore write down the energy order. 1s is less than 2s is equal to 2p. Second energy level or orbital same, less than 3s is equal to 3p is equal to 3d, less than 4s is equal to 4p is equal to 4d is equal to 4f, less than 5s is equal to 5p. Similar way, this is the energy level of different orbitals in hydrogen atom. As principal quantum number increases, see in hydrogen atom, another one thing we have to discuss, that is the ground state as well as excited state. See, ground state, what is the meaning of ground state? Ground state we will denote in short GS. For hydrogen atom only, remember. Ground state means if इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1s, पहली ही ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 1s, कॉल्ड ग्राउंड स्टेट, इसको हम बोलेंगे ग्राउंड स्टेट. उसके बाद आता है एक्साइटेड स्टेट. एक्साइटेड स्टेट, ये हाइड्रोजन से हम किसी भी एटम के बारे में ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट के बारे में बोल सकते हैं. इफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, इलेक्ट्रॉन खुद के घर में प्रेजेंट होता है तो हम बोलेंगे ग्राउंड स्टेट. अगर वो अपनी पोजीशन छोड़ के किसी हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है तो हम बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट, किसी भी एटम में. लेकिन हम डिफाइन करेंगे सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए, और बाकी के लिए आपको समझ लेना है. इफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन different orbitals like 2s, 2p or higher energy level orbital, मतलब कि 1s के अलावा वो जंप लगा के कहीं भी जाए बाय एब्सॉर्बिंग एनर्जी इन फॉर्म ऑफ फोटोन, higher energy level orbital, then it is called
क्या बोलेंगे इसको? एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट को हम ES से डिनोट करेंगे। ग्राउंड स्टेट जो है वो मोस्ट स्टेबल कंडीशन होती है किसी भी एटम के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो स्ट्रेंथ है वो मिनिमम होती है, वो न्यूक्लियस के पास होता है। तो ग्राउंड स्टेट इज किसी भी एटम में, यहाँ पे हम हाइड्रोजन के लिए जो डिस्क्राइब कर रहे हैं वो सभी एटम के लिए एप्लीकेबल होगा, चाहे वो हीलियम हो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। ग्राउंड स्टेट इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट, मोस्ट स्टेबल कंडीशन, because electron is strongly held by nucleus, क्योंकि बहुत ही पास वाली ऑर्बिट में वो होता है, स्ट्रांगली हेल्ड। एक्साइटेड स्टेट मतलब उससे आगे वाली एनर्जी में जाना, स्ट्रांगली हेल्ड बाय न्यूक्लियस, ठीक है। अब यहाँ हम जो एनर्जी लेवल डिसाइड करते हैं वो बेस्ड ऑन एन डिसाइड करते हैं। फॉर एनर्जी लेवल the value of L is not important for hydrogen। हाइड्रोजन एटम की हम बात करते हैं तो L की वैल्यू इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, चाहे शेल इज इम्पोर्टेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लाइक दैट। तो अगर हम एक डायग्राम ड्रॉ करें एनर्जी लेवल का स्पेशली फॉर हाइड्रोजन के लिए, तो वो कुछ ऐसा रहेगा। तो ये रहा आपके सामने वो डायग्राम एनर्जी लेवल का। देखिए 1s, जैसे हम y एक्सिस के ऊपर आगे जा रहे हैं तो ये एनर्जी बढ़ रही है, तो 1s लोअर एनर्जी, देन 2s 2p इक्वल बट एट हायर एनर्जी, थर्ड शेल। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 है, l की वैल्यू हम नहीं कंसीडर करेंगे हाइड्रोजन के लिए। यहाँ n की वैल्यू 2 है, यहाँ n की वैल्यू 3 है, यहाँ पे n की वैल्यू 4 है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जा रही है वैसे वैसे एनर्जी लेवल बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसी एनर्जी लेवल पे s p d f की एनर्जी सेम है, जो दूसरे एटम में ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हम ख़त्म कर रहे हैं, ये सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए था। अब हम एनर्जी लेवल डायग्राम लिखेंगे द एटम अदर देन हाइड्रोजन। तो अब दूसरा क्वेश्चन आप लिख लीजिए। सी एनर्जी लेवल फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स मीन्स अदर देन हाइड्रोजन। तो ये एनर्जी लेवल हम डिसाइड करेंगे, एक रूल आता है, उस रूल का नाम भी है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले दिस थिंग इज वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट, रिमेंबर, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, लेकिन थ्रू आउट 12th स्टैंडर्ड वी हैव टू यूज़ दिस ऑर्डर। तो पहले मैं अपनी लैंग्वेज में आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है। उस स्टोरी को आप याद रखिए, उसके बाद मैं सीधा आपको कोई भी रूल वूल, कोई साइंटिफिक रीज़न तो हम बाद में देंगे, लेकिन ये एनर्जी लेवल आपको पूरा याद रखना है, ठीक है। जब भी ज़रूरत पड़े तो लिख लेना है, लेकिन ये इसके ऊपर आगे जाके बहुत केमिस्ट्री 12th में आने वाली है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप इसी ऑर्डर में कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले एक स्टोरी। एक भाई की वाइफ जो थी वो बहुत ही पैसे, मतलब कि बहुत ही पैसे उड़ा रही थी। तो एक दिन उसका जो है ना, मतलब कि वो एंग्री यंग मैन की तरफ हो गया और उसने अपनी वाइफ को बोला कि अब जब भी तू मार्केट जाएगी तो सिर्फ
तो पॉकेट में 122 रुपीज़ लेके जाएगी। और एक दिन वो मार्केट में गई, उनकी सहेली के साथ, बोले कि चल आज कुछ सब्जी वब्जी लेके आते हैं। स्टोरी को ध्यान से सुनना, याद रखना, ठीक है। तब जाके उन्होंने एक कपड़े की दुकान देखी जो लेडीज़ गारमेंट था। वहाँ पे लिखा था कि आज के दिन पे आपको 33% डिस्काउंट मिलेगा। तो दोनों सहेलियों ने बात की कि 33% नहीं, अगर 43% डिस्काउंट देते हैं तो हम लोग कुछ परचेस करेंगे। तो वो दुकान वाले के पास गए, उन्होंने बोला कि भैया 33% नहीं, अगर तुम 43% डिस्काउंट देते हो तो हम कुछ परचेस करेंगे। तो वो दुकान वाले भैया ने बोला कि अगर आप ज़्यादा परचेस करते हो तो मैं 43% दे देता हूँ, उसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। और एक बात ध्यान में रखना कि उनके पर्स में 122 रुपीज़ ही है, उनके हस्बैंड ने दिए हैं और उन्होंने पूरी सब्जी वब्जी सब कुछ खरीद लिया है। अब देखिए वो दुकान वाले के साथ कैसे बात करते हैं। तो दुकान वाले ने बोला कि 43% में डिस्काउंट दूंगा। तो दोनों सहेलियां बात करती है कि ये तो डिस्काउंट दे रहा है और मुझे भी घर से पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो चलिए हम लोग बिजनेस चालू करते हैं, पैसा कमाएंगे और फिर उड़ाएंगे। तो उन्होंने पूछा कि 43% पे, तो लेडीज़ गारमेंट जो था उसने बोला कि जो लेडीज़ जीन्स है वो 43% में 45 रुपीज़ का आपको एक पड़ेगा, और दूसरा भी आपको एक 45 रुपीज़ का टी शर्ट पड़ेगा। मतलब कि पूरी पेयर 45 का जीन्स, लेडीज़ जीन्स 45 का टी शर्ट। और टोटल उन लोगों ने कि बोला ठीक है, ये तो अच्छी बात है, हम लोग डबल में बेच सकते हैं। उन्होंने 645 पीसेस डिसाइड किए। तो उन्होंने बोला कि आपने तो ज़्यादा किए, तो मैं इसके ऊपर भी डिस्काउंट दूंगा। तब उन्होंने पूछा कि भैया ये 645 जीन्स टी शर्ट हमने जो सिलेक्ट किए हैं, तो उसका बिल उसने बनाया 6756। अब जब बिल पेमेंट करने की बात आई तो पर्स में जब देखा तो सिर्फ 7 रुपये बचे थे। तो बोले कि दुकान वाले भैया को वो लेडीज़ बोलने लगी कि भैया मेरे पास तो 7 रुपया है। बाद में तो वो दुकान वाला गर्म हो गया, झगड़ा हो गया, ठीक है, आजू बाजू वाले आ गए। तो ये जो आदत पड़ जाती है ना पैसा मतलब कि ज़्यादा खर्च करने की, तो ऐसा होता है। तो आप ऐसा लगे तो दोबारा वो स्टोरी सुन लेना, लेकिन इतनी डिजिट पहले आपको फास्ट फास्ट लिख लेनी है, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ मल्टी इलेक्ट्रॉन का ऑर्डर, ठीक है। जो डिजिट हमने डिसाइड की है स्टोरी से, ये डिजिट आपको ऐसे लिख लेनी है। अब यहाँ रिपीटेशन भी है, 1 का, 2 का, 3 का। 1 तो एक बार है हालांकि, लेकिन जो उस रिपीटेशन में पहली बार डिजिट आती है तो आपको एस लिखना है, दूसरी बार वो आती है तो पी लिखना है, सेम डिजिट तीसरी बार आती है तो डी लिखना है, और वही डिजिट अगर चौथी बार आती है सेम, देन आपको एफ लिखना है, ठीक है। चलिए मैं समझाता हूँ। देखिए देखिए ये एस पहली बार है, 1 पहली बार है तो एस लिखिए, 2 पहली बार है तो एस लिखिए, 2 सेकंड टाइम पी, 3 फर्स्ट टाइम एस, 3 सेकंड टाइम पी, 4 फर्स्ट टाइम एस, ठीक है, 4 फर्स्ट टाइम एस। 122 33, ये गलत हमने लिख दिया है, 33 के बाद 43 आते हैं। चलिए पहले करेक्ट कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए मैंने करेक्ट करके आपके सामने रखा है। ये 4 है ना, पहली बार एस, 1 एस, 2 एस, सेकंड टाइम 2 पी। अगर 2 थर्ड टाइम आएगा, नहीं आएगा क्योंकि डी नहीं होती। 3 फर्स्ट टाइम एस, 3 सेकंड टाइम पी, 4 फर्स्ट टाइम एस। अब देखिए 3 थर्ड टाइम है तो आपको रखना है डी, ठीक है। अब ये 4 सेकंड टाइम है तो पी, 4 पी, ठीक है। ये क्या है, 5 पहली बार आ रहा है, 5 पहली बार है ना, तो यहाँ पे रखेंगे 5s, और 4 तीसरी बार तो D, 5 दूसरी बार तो P, 6 पहली बार तो S। अब 4 जो है वो चौथी बार आ रहा है तो F। ये 5वां जो है 5 नंबर तीसरी बार आ रहा है तो D ना, D। 6 दूसरी बार आ रहा है P, 7 पहली बार आ रहा है S।
ये 5 जो है चौथी बार आ रहा है तो F, 6 तीसरी बार आ रहा है तो D, और 7 दूसरी बार आ रहा है तो P। यहाँ तक हम 118 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, ये आगे भी जा सकते हैं लेकिन आपको यहाँ तक रहना है। और दिस वन इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो अब इसमें लेस देन की साइन कर दीजिए, आपके पास सीधा ऑर्डर आ गया, ठीक है। ये जो सब हमने लिखा उसमें लेस देन की साइन कर दीजिए। ये इसका एक रूल है, हम साइंस बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले ये आपको ऑर्डर आना चाहिए। ये देखिए लेस देन, पूरा मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए ये ऑर्डर आपको आना चाहिए। दिस वन इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स एनर्जी लेवल, ओके। और यहाँ पे हम एक दूसरा डायग्राम भी देखते हैं, अगर वो आपको अच्छा लगे तो उस मेथड से भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, उसमें आपको स्टोरी याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए हम वो डायग्राम देख लेते हैं। ये मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए अकॉर्डिंग टू आवर टेक्स्ट बुक ये दूसरा डायग्राम है, जिसमें आपको लाइन में लिख लेना है ऐसे 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, फिर ऊपर वाला 1s छोड़ के लाइन में 2p 3p 4p, ऐसे 2p 3p 4p 5p 6p 7p ऐसा लिख लेना है। और एक लाइन छोड़ के 3d 4d 5d और 6d तक जाना है, ऊपर नीचे छोड़ देना है। और बीच के दो है, यहाँ पे भी ऊपर नीचे छोड़ देना है और आपको 4f 5f ऐसे लिख लेना है। तो ये लाइन कैसे लिखनी है, पहली लाइन s वाली 1 to 7 तक जाना है, 1 को छोड़ दीजिए और 2 to 7 तक जाना है दूसरी लाइन में, सीधा हॉरिजॉन्टल लाइन। बाद में फिर 3 से चालू करिए और 6 तक जाना है, 7 को छोड़ दीजिए और फिर 4 से चालू कीजिए और 5 तक ही जाना है। ऐसी लाइन में प्रिपेयर करिए और बाद में आप इस ऑर्डर पे से काम कीजिए, ऐसे यहाँ से ऐसे यहाँ, ठीक है, ऐसे जाना है ऐसे, फिर यहाँ से आगे, यहाँ से इस तरफ, यहाँ से इस तरफ, ठीक है, यहाँ से इस तरफ, फिर यहाँ से इस तरफ, ठीक है। तो इस ऑर्डर में देखिए आ रहा है आपका ऑर्डर 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 3s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3p 4s, ठीक है। देखिए 122 हमारा जो है ना वो आ जाना चाहिए, 1 1 2 2, ये गलत है, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। फिर से देख लीजिएगा, पहले ये तो आप समझ गए, यहाँ से यहाँ आना है, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ आना है, यहाँ से यहाँ ऐसे, यहाँ से यहाँ ऐसे, ऐसे जाना है। 1s, उसके बाद 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s, उसके बाद 4f, ऐसा ही लेना है, ऐसा ही ऑर्डर, ठीक है। वहाँ से नहीं वो करना है, वो तो हमने गलत कर दिया। पहले 1s, उसके बाद 2s, सीधा राउंड वहीं से लगा के ये 2p 3s, पीछे आ जाइए 3p 4s, पीछे आ जाइए 3d 4p 5s, पीछे आ जाइए 4d 5p 6s, पीछे आ जाइए 4f 5d 6p 7s, पीछे आ जाइए 5f 6d 7p, ऐसे आपको चलना है। तो जो हमारा ऑर्डर है वो आ रहा है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। तो ऐसा पीछे कर लीजिएगा, ठीक है, कि आपको यहाँ से नहीं एंट्री करनी है, ये गलत है। 1s सीधा 2s, लास्ट से ही स्टार्ट करना है, ठीक है, 2p उसके बाद 3s। तो पहले ये डायग्राम बना के भी आप ऑर्डर जो है वो प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी बुक में भी दिया है, अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो उससे भी आप सीधा बना सकते हो, एज यू लाइक। मैं जो आपको रूट बता रहा था वो ये रूट था, है ना, ऐसे ऐसे करना है। ये 1s, उसके बाद जहाँ से टर्न लिया है वहीं से ही आपको टर्न लेना है 2s, ठीक है।
तो वो जो मैंने दिखाया वो थोड़ा कलरफुल डायग्राम था, लेकिन ये आपके लिए बेटर रहेगा कि कहाँ से आपको ये डॉट डॉट लाइन है, वहाँ बीच से निकल के आपको सीधा 2s पे आना है। ठीक है, बाद में 2p, 2s से 2p पे आना है, 2s से 3s पे नहीं जाना है, वो सब लाइन में ध्यान रखना। तो यहाँ जो आपको ट्रैक दिया है वहीं पे लाइन टू लाइन आपको चलना है यू टर्न लेके, और आपके साथ पूरा ऑर्डर आ जाएगा। तो ये भी एक अच्छा डायग्राम है एनर्जी लेवल ऑर्डर। उसमें क्या रूट नहीं था आगे वाला दिखाया, यहाँ आपको दिखाया कि कहाँ से कहाँ जाना है। इज इट क्लियर? Now, my friend, in your mind, question arises: which is the scientific concept behind this order? Okay, ये जो हमने ऑर्डर डिसाइड किया, उसके पीछे साइंस क्या है? स्टोरी थोड़ी होती है इसकी, है ना? स्टोरी तो आपको याद रखनी। तो इसमें एक रूल है टू डिसाइड द this energy level diagram for multi electron atom means other except hydrogen। तो इस रूल को हम बोलते हैं N+L रूल। इस रूल को also called, ये रूल also called बोहर-ब्यूरीज रूल। ये वर्ड हमारे बुक में नहीं है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ, इसको बोहर-ब्यूरीज रूल बोलते हैं। इस रूल के हिसाब से इसमें दो स्टेटमेंट है। चलिए मैं पहले लिख लेता हूँ दो स्टेटमेंट। See on your screen there are two statements of Bohr-Buris rule. So first you have to calculate the total of n plus l। तो जिसका n plus l ज़्यादा आएगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। आपको एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कि इसकी एनर्जी के ऑर्डर में आप अरेंज करो। तो पहले आपको सबका n+l निकालना होता है। जैसे कि एक दो एग्जांपल मैंने दिए, 3s, 3 मतलब कि n की वैल्यू 3 है, तो s के लिए l की वैल्यू 0 है। मैंने बोला था कि आपको आगे काम आएगा। अब ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है और s है यहाँ पे, तो l की वैल्यू 0 है। तो यहाँ n+l 3 आ रहा है, यहाँ n+l 4 आ रहा है। इसका मतलब कि 3s की एनर्जी 4s से कम है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि n+l की वैल्यू जो है वो सेम आ जाती है। अगर कहीं पे ऐसा हुआ कि n+l की वैल्यू सेम है, तो आपको सिर्फ उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखना है। जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज़्यादा होगा वो हम हायर एनर्जी वाली ऑर्बिटल गिनेंगे। चलिए हम थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं उसमें। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑर्बिटल, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ऑर्बिटल, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ n+l वैल्यू। ठीक है, चलिए मैं 1s के लिए n+1s का जो n है 1 और s 0, तो दिस वन इज 1 + 0 इज इक्वल टू 1। देन आफ्टर 2s मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, l वैल्यू 0 मीन्स 2। ठीक है, देन 2p, सो 2 प्लस l की वैल्यू p ऑर्बिटल के लिए 1, टोटल 3। अब देखिए 2p के बाद आती है 3s, है ना? मैं लिख रहा हूँ, मैं ऑर्डर के हिसाब से ही लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। हमको ऑर्डर पता है क्योंकि हमने स्टोरी से वो तो प्रिपेयर कर लिया है। आप रैंडमली भी लिख सकते हो रूल को समझाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है 3s में, और l की वैल्यू 0 है। तो देखिए यहाँ पे 2 3 आ रहा है। तो इसमें हाउ विल यू डिसाइड, मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि इस कंडीशन में 2p की जो एनर्जी है वो 3s से कम है। हाउ विल यू से लाइक दिस? आप ऐसा कैसे कह सकते हो? ड्यू टू लोअर वैल्यू ऑफ n फॉर p, ड्यू टू लोअर n, किसका? 2p का n जो है वो 2 है और 3s का n जो 3 है। टोटल n+l रूल से तो हम डिसाइड नहीं कर सकते। और एक पेयर आएगी यहाँ पे, देखिए इसके बाद मैं ले लेता हूँ 3p। ये जहाँ जरा इधर लिख रहा हूँ क्योंकि पीछे लिखने की जगह नहीं रहेगी। इसका n+l रूल क्या लगेगा? 3 + 1,
L प्लस एन यहाँ पे लगा रहा हूँ 4। उसके बाद ले लेता हूँ मैं 4s, तो यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 और 0, तो ये दोनों सेम है। तो इसमें क्या करेंगे, 3p इज लेस देन, वो कैसे डिसाइड करेंगे, 3p ऑर्बिटल की एनर्जी 4s से कम है। ठीक है, 3p में प्रिंसिपल 3 है, यहाँ 4 है, तो सम सेम आ रहा है, तो सेम तो है नहीं, मल्टी इलेक्ट्रॉन ने। और एक पेयर में दे रहा हूँ आप लोगों को 3d, तो देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और d के लिए l की वैल्यू 2, तो टोटल आएगा 5, और 4p, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 और l की वैल्यू तो टोटल आएगा 5। तो ये दोनों सेम हुआ, तो दोनों की एनर्जी सेम होनी चाहिए, लेकिन सेम नहीं है। 3d एनर्जी इज लेस देन 4p, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, यहाँ 4 है। अगर तो दूसरा स्टेटमेंट जो है वो आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि if two orbitals have same n plus n value, then the orbital with lower value of n has lower energy with respect to the higher value of n. जब भी आपका टोटल सेम आए तब एक बात ध्यान में रखना कि जो चीज़ें हैं उनमें से आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ही देखनी है, जिसकी हायर है उसकी एनर्जी हायर रहेगी। ठीक है, अब थोड़ा एक क्वेश्चन नोट करना है कि अब ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट में ही लिखने, समझाने नहीं है, उसमें से एक इम्पोर्टेंट है वो समझाना है। सो लिस्ट फैक्टर्स affecting the energy, factors affecting the energy of electron in orbital. ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो नॉर्मली आपको लिस्ट कर लेना है। पहला फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज, जो प्रोटॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। दूसरा फैक्टर, दैट वन इज अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम नोट करते हैं n से। थर्ड फैक्टर इज वैल्यू ऑफ, अभी हमने रूल देखा, n प्लस एल वैल्यू, मतलब मल्टीपल इलेक्ट्रॉन जब हो तो n प्लस एल रूल से ही एनर्जी डिसाइड की जाती है। 4, एंड दैट वन इज अ स्टार, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट वी हैव टू डिस्कस इन डिटेल, एंड दैट इज द स्क्रीनिंग और शील्डिंग, दोनों का मीनिंग एक ही है, स्क्रीनिंग इफेक्ट और यू कैन से शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट दोनों वर्ड यूज होते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट जो समझाने का क्वेश्चन है, तो उसको थोड़ा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 12th में बहुत यूज होने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उसको मैं आपको समझा रहा हूँ। So write down this question, and that is nothing but the screening effect. So what is the screening effect? So the electrons in the inner shell screens or shield the outermost electrons from the nucleus. तो पहले जो इलेक्ट्रॉन्स है, पहले आप डेफिनेशन लिख लीजिए, द इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल्स screens or shield the outermost electrons from the nucleus, known as shielding effect or screening effect, known as shielding effect or screening effect.
ये इफेक्ट जो है हर एक ऑर्बिटल में डिफरेंट होती है। दिस इफेक्ट is different in different orbital. This effect is different in different orbital in particular shell. किसी भी शेल में जिसकी भी स्क्रीनिंग इफेक्ट लगे इन पर्टिकुलर, ये मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने जा रहा हूँ आपको, टेंशन मत लीजिए। पर्टिकुलर शेल, हर एक ऑर्बिटल की अपनी एक शील्डिंग इफेक्ट होती है, ठीक है। तो जरा मैं आपको, चलिए हम न्यूक्लियस को सपोज कर लेते हैं कि हमारा न्यूक्लियस एक सेलिब्रिटी है, सलमान खान है। हमारा न्यूक्लियस क्या है? सलमान खान है। चलिए ये जो है हमारा न्यूक्लियस है और वो सलमान खान है। चलिए एस के लिख रहा हूँ, सलमान खान, जिसको आप न्यूक्लियस सपोज कर लीजिए। अब इस सलमान खान को पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 2 बॉडीगार्ड उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि उसके सराउंडिंग में घूम रहे हैं फर्स्ट शेल में। मैं आपको समझा रहा हूँ शील्डिंग इफेक्ट क्या होती है, ठीक है। और उसके बाद हमें आना है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे। दिस इज़ अ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। लोग बहुत यूज़ करते हैं शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, लेकिन किसी को समझ में नहीं आता है। एक ही क्वेश्चन में बार बार हर बार सुनता रहता हूँ कि सर ये स्क्रीनिंग शील्डिंग समझ में नहीं आ रहा है। तो आप ज़रा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर, समझ लीजिए कि ये जो 2 है उसके बॉडीगार्ड है, सलमान जी के बॉडीगार्ड है। और यहाँ ये 2 बॉडीगार्ड मतलब पहले शेल के इलेक्ट्रॉन, ये जो है वो न्यूक्लियस के पास का पहला शेल है। ये डायग्राम आपको बुक में नहीं ड्रॉ करना है, मैं समझा रहा हूँ। अब उसके पास जो ये शेल जो है, समझ लीजिए कि ये दूसरा शेल है, मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो एस के सलमान खान सेलिब्रिटी हमारा न्यूक्लियस उसके आसपास में और ज़्यादा अट्रैक्टेड है, क्योंकि पास है ना, वो पास है। तो ये जो है वो ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन जो है उसको इतना अट्रैक्ट नहीं होने देते। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना, जैसे फैन है, आप फैन आप घुमाओगे ना, जैसे फैन अभी नहीं घूम रहा है तो आप 3 जो उसकी पंखड़ियाँ है वो देख सकते हो। अगर उसको आप स्पीड में घुमाओगे फैन को, सीलिंग फैन को, तो आपको पूरा राउंड दिखेगा, है ना। दैट राउंड इज नथिंग बट शील्डिंग इफेक्ट। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, और जो बाहर के ये 8 इलेक्ट्रॉन है जो हमारे जैसे सलमान खान को देखने के लिए आए हैं, तो इसमें 2 चीज़ें होती है। ये जो है, ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल्स करते हैं, मतलब धक्का देते हैं कि नज़दीक मत आओ, पुश करते हैं। लेकिन ये न्यूक्लियस जो है बेचारा, ये जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करता है, ये ऐसे खींचता है कि अरे भाई आओ मिलो। लेकिन ये दोनों जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन, ये धक्का देते हैं कि मत आओ, परेशान मत करो। तो ये रेड लाइन है, वो न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करते हैं। लेकिन ये 2 जो है ना बॉडीगार्ड, जो दूसरे शेल के 2 इलेक्ट्रॉन, अब चलिए वो उनको धक्का देते हैं कि मत आओ, तो ये इतना इजीली इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, तो ये बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। आगे वाले इलेक्ट्रॉन, अब आप डेफिनेशन पढ़ो, द इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल, इनर शेल मतलब कि ये बॉडीगार्ड 2, वो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन है, स्क्रीन्स द और शील्ड, वो न्यूक्लियस को शील्ड करके रखते हैं द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि ऐसा एक लेयर करके रखते हैं कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं जा पाते हैं। जैसे आप कहीं पे जाते हो ना, तो ये वहाँ पे प्रोटेक्शन होता है, कोई सेलिब्रिटी के पास आप जा नहीं सकते, नरेंद्र मोदी के पास आप इजीली नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि आपके लिए वहाँ शील्डिंग क्रिएट की हुई है, ठीक है। तो ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन
को शील्ड की तरह बिहेव करते हैं, वो न्यूक्लियस पे इतना अट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं, तो इस इफेक्ट को हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। चलिए उसको हम एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए ये न्यूक्लियस है, उसका ये पहला शेल है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। ये दूसरा शेल है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको पुश करता है, धक्का देता है कि मत आओ, लेकिन न्यूक्लियस जो है उसी इलेक्ट्रॉन को, सभी इलेक्ट्रॉन पे यही होगा, अपनी तरफ खींचता है कि भाई आओ। तो पूरा खींचाव नहीं होता है, क्यों? नॉट अट्रैक्टेड कंप्लीटली ड्यू टू द रिपल्सन ऑफ दिस 2 इलेक्ट्रॉन। कुछ ना कुछ न्यूक्लियस की एनर्जी जो है, पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे कितना अट्रैक्ट होगा जब वो पुशिंग, मतलब कि ये जो उसको जो इलेक्ट्रॉन रिपल्स कर रहा है उसके ओवरकम होके वो जाएगा, तब वहां पे न्यूक्लियस पे अट्रैक्ट हो पाएगा। तो इतना इजी नहीं है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए। अब तीसरा शेल आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है 8, ये तीसरे शेल के लिए शील्डिंग क्रिएट करेंगे, वो तीसरे शेल वालों को पुश करेंगे कि अभी हम नहीं इतना अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो और आप कहाँ बीच में आ रहे हो, है ना। तो इस इलेक्ट्रॉन को जो मैं राइट कर रहा हूं, ये सभी इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस का पूरा अट्रैक्शन नहीं लगता है, और जितना अट्रैक्शन लगता है उसको हम बोलेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर इसमें 10 प्रोटॉन है तो 10 प्रोटॉन का न्यूक्लियर चार्ज नहीं लगता है बाहर वालों को, क्योंकि उसका 2+ चार्ज तो ये रिपल्सन पुशिंग खत्म करने में चला जाता है। तो Z इफेक्टिव बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को 10-2 उसको ऐसा ही लगता है कि न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन है, क्योंकि दो प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे खर्च हो जाता है, ये पुशिंग खत्म करने, इलेक्ट्रॉन का झगड़ा खत्म करने में। तो ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को 2 प्रोटॉन का कम अट्रैक्शन लग रहा है, उसी को हम बोलेंगे Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और वो क्यों लग रहा है? ड्यू टू द शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, तो चलिए अब डेफिनेशन लिखनी है, और वो डेफिनेशन ये है कि डिफाइन Z इफेक्टिव, उसमें ही लिखना है शील्डिंग इफेक्ट में। ये डायग्राम अगर आप ड्रॉ करना चाहे और सभी ड्रॉ करना चाहे तो भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे Z इफेक्टिव। चलिए लिखो डेफिनेशन Z इफेक्टिव, उसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जितना होता है उतना नहीं, समझ में मतलब एक्सपीरियंस होता है, कम होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसको ZFF से किया जाता है। डेफिनेशन लिख लो, द नेट पॉजिटिव चार्ज experienced by the net positive charge experienced by the electrons from the nucleus। कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, पहले दूसरे शेल का हो, तीसरे शेल का हो या फोर्थ शेल का हो, इसलिए मैंने शेल नहीं स्पेसिफाई, कितना पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर उसको एक्सपीरियंस हो रहा है। किसका पॉजिटिव चार्ज? तो फ्रॉम द न्यूक्लियस इज कॉल्ड। अगर 15 प्रोटॉन है तो 15 प्रोटॉन का एक्सपीरियंस नहीं होगा। सलमान खान प्रोटेक्टेड नहीं है तो आप इजीली जा सकते हो, उनके पास बैठ सकते हो, घंटों बातें कर सकते हो। लेकिन अगर प्रोटेक्शन है तो फिर आप पूरा सलमान खान को एंजॉय नहीं कर सकते। अगर आपको सलमान खान नहीं पसंद है तो आप कोई भी आपका फेवरेट हीरो एग्जांपल में ले सकते हो। फ्रॉम द न्यूक्लियस इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो कैसे गिना जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? तो Z इफेक्टिव
फॉर्मूला लिख लीजिए, Z इफेक्टिव इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर माइनस S। Z इफेक्टिव इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, Z इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, जो एटम हो उसका एटॉमिक नंबर लेना है, S नंबर ऑफ शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। S इज इक्वल टू नंबर ऑफ, एक दूसरा भी फॉर्मूला है वो स्लेटर रूल का है, वो हमें नहीं पढ़ना है, नंबर ऑफ शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये बहुत इजी है, ठीक है। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, यहाँ पे एग्जांपल लिख लो फ्लोरीन, ठीक है। फ्लोरीन का अगर मैं Z इफेक्टिव कैलकुलेट करूं तो फ्लोरीन का Z माइनस S, 9 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। तो यहाँ पे न्यूक्लियस जिसमें 9 प्रोटॉन होते हैं, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में कितने रहेंगे, 2, एटॉमिक नंबर 9 है तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन बाहर, टोटल 9 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन हियर। तो एटॉमिक नंबर तो 9 है, शील्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन की, ये 2 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाद के 7 इलेक्ट्रॉन को लग रही है, तो 9 माइनस 2, तो ये बाहर वाले जो 7 इलेक्ट्रॉन है उसको 7 प्रोटॉन का ही एक्सपीरियंस होगा, उसको यहाँ पे जो न्यूक्लियस में 9 प्रोटॉन है उसका एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो ये बाहर वाले जो 7 इलेक्ट्रॉन है उसके लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम हो जाएगा, तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा। तो बाद में हम पीरियोडिसिटी एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे कि क्या फ़र्क आएगा, ठीक है। आपने जिन जिन लोगों ने स्कूल में पढ़ लिया है शायद उनको तो सीधा समझ में आ जाएगा। अब कुछ मुझे ऑर्डर आपको देने हैं, वो आपको याद रखने हैं, जैसे कि ZF ऑर्डर, Z इफेक्टिव ऑर्डर ऑर्बिटल का क्या होता है, ठीक है। Z इफेक्टिव ऑर्डर, Z इफेक्टिव S का सबसे ज़्यादा होता है, P इसके से कम, D इससे कम, और F का Z इफेक्टिव बहुत कम, ठीक है। मतलब कि एट्रैक्शन S का सबसे ज़्यादा, उसको ज़्यादा Z इफेक्टिव लगता है, बाद में P, बाद में D। तो इसलिए एनर्जी ऑर्डर इसका होता है, एनर्जी ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, जिसको न्यूक्लियस कम खींचता है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, S लेस देन P लेस देन D लेस देन F, ठीक है। अब शील्डिंग इफेक्ट शील्डिंग इफेक्ट तो इलेक्ट्रॉन की होती है, तो शील्डिंग इफेक्ट ऑर्बिटल की कैसे होती है उसका ऑर्डर लिख लीजिए। शील्डिंग इफेक्ट, कभी कभी इलेक्ट्रॉन ऐसे तो घूमते नहीं ऑर्बिटल में होते हैं, तो किसकी शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होती है, अगर इलेक्ट्रॉन आपको कंसीडर करना होता है कि शील्डिंग इफेक्ट किसकी सबसे ज़्यादा है, तो वो कौन सा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में है इलेक्ट्रॉन, वो भी देखना पड़ता है। शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर है आपका, अगर इलेक्ट्रॉन S में है तो हाईएस्ट शील्डिंग इफेक्ट है, P में है तो इससे कम है, D में बहुत कम है, F में तो बहुत पुअर है। तो DF की शील्डिंग इफेक्ट हम पुअर समझते हैं, इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग समझते हैं, और P में अगर इलेक्ट्रॉन है तो इसकी मीडियम हम मानते हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग शील्ड करते हैं इस वाले इलेक्ट्रॉन, मतलब कि सबसे अच्छे बॉडीगार्ड जो है सलमान खान के वो S के इलेक्ट्रॉन, उसके बाद P, उसके बाद D, इसके बाद F। अब इसकी एक पीरियोडिसिटी है जो मैं से बोल रहा हूँ, इसको मैं डिस्कस करूँगा मैं जब चैप्टर पढ़ाऊँगा पीरियोडिसिटी एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी, तब कि एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, तो एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑल्सो इंक्रीजेस, लेकिन पीरियड में कोई शील्डिंग इफेक्ट का इंक्रीज नहीं होता है, कांस्टेंट रहती है। एंड इन एनी ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल डाउन द ग्रुप Z इफेक्टिव इंक्रीजेस, शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज हो जाता है। इसलिए हाँ, आपने ऐसा पढ़ा होगा 10th में कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान होता है, क्योंकि वो इतने न्यूक्लियस के साथ बॉन्ड मतलब कि अट्रैक्टेड नहीं होते ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट जो है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो जाती है इलेक्ट्रॉन की ना, मैंने डिक्रीज शायद बोल दिया, डाउन द ग्रुप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट में जब हम डिस्कस करेंगे तब देखेंगे, लेकिन जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वो इजीली निकल जाता है, मतलब कि वो लेस अट्रैक्ट रहता है न्यूक्लियस के साथ, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो कम आ जाती है। इसका मतलब
कि शील्डिंग इफेक्ट मतलब कि वो शील्ड हो रहा है डाउन द ग्रुप बढ़ जाती है ड्यू टू इंक्रीज इन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, लेकिन डिटेल में उसमें डिस्कस करेंगे। यहाँ ये लेक्चर हम खत्म कर रहे हैं, उसके रिलेटेड प्रॉब्लम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।